भौतिक भूगोल में प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियाँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। प्रवाल क्या चीज़? प्रवाल एक समुद्री जीव है जिसका शरीर अत्यंत कोमल होता है, इसलिए वह अपने शरीर की रक्षा करने के लिए समुद्र से चूना लेकर कठोर खोल का निर्माण करता है। एक जगह असंख्य मूंगे एक साथ झुंड के रूप में रहते हैं तथा अपने चारों तरफ चूने को लेकर खोल का निर्माण करते हैं। इसके बाद मूंगा या प्रवाल नामक जीव इसकी मृत्यु हो जाती, मर जाता है तथा इसके मरने के बाद दूसरा प्रवाल अपने खोल के निर्माण में लग जाता है। इस लगातार क्रिया के बाद एक विशाल भित्ति का रूप धारण कर लेती है, जिसे हम प्रवाल भित्ति कहते हैं। अतः प्रवाल एक जीव है और प्रवाल अपनी रक्षा के लिए जो खोल बनाता है वो उनका समूह जो है प्रवाल भित्ति का निर्माण करता है। अब ये प्रवाल जो जीव है वो किन क्षेत्रों में पाया जाता है? प्रवाल उष्णकटिबंधीय जलवायु का जीव है। प्रवाल भित्ति का निर्माण 20 डिग्री उत्तर से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच किसी द्वीप या तट के सहारे अंतःसागरीय चबूतरे पर इसका निर्माण होता है। हिंद महासागर में प्रवालों के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। उत्तरी महासागरों और गहरे जल में इनके विकास के लिए उपयुक्त तापमान का अभाव पाया जाता है। अतः प्रवाल और प्रवाल भित्ति जो है 20 डिग्री उत्तर से लेकर 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य द्वीप और तटों के सहारे अंतःसागरीय चबूतरे पर ये पाए जाते हैं। अब ये जीव जो है इसके जीवन के लिए अथवा प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण आवश्यक जो दशाएं हैं वो क्या क्या हैं? पहली, प्रवाल जीव मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं, क्योंकि इनके विकास के लिए 68 डिग्री से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान आवश्यक होता है। दूसरा, प्रवाल जीव कम गहराई तक पाए जाते हैं। अधिक गहराई में प्रवाल जीव मर जाते हैं, क्योंकि अधिक गहराई पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती और प्रवाल के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नीचे गहरे जल में इनको प्राप्त नहीं होती है। तीसरा जो आवश्यक जो दशा है वो है प्रवाल की वृद्धि के लिए स्वच्छ जल, जिसके अंदर अवसाद नहीं होने चाहिए, शुद्ध जल होना चाहिए, वो आवश्यक है, क्योंकि गंदे जल में प्रवाल का मुंह बंद हो जाता है और वो मर जाता है। प्रवाल का मुख्य भोजन कैल्शियम कार्बोनेट है, जो नदियों के जल में नहीं पाया जाता, इसलिए प्रवाल तट से दूर अपना विकास करते हैं या पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मूंगे या प्रवाल भित्ति तट से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चौथा जो आवश्यक दशा है वो है समुद्र जल का अधिक खारापन प्रवाल जीवों के लिए हानिकारक होता है। अधिक खारेपन में यह जीव मर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर चूने की कमी पाई जाती है। प्रवाल जीवों के विकास के लिए औसतन 27% से 40% तक सागरीय लवणता होनी चाहिए। इसके पश्चात पांचवी जो आवश्यक दशा है वो है समुद्री धाराएं प्रवाल जीवों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, क्योंकि इनके द्वारा प्रवालों के लिए भोजन लाया जाता है। धाराएं प्रवाहित होती रहती है, अपने साथ वो भोजन लाती हैं, तो वो उनके लिए एक आवश्यक दशा के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार बंद सागरों में प्रवाल अधिक नहीं पाए जाते। इस कारण से छठा जो आवश्यक जो दशा है
वो है प्रवाल जीवों के विकास के लिए अंतःसागरीय चबूतरे की आवश्यकता होती है। उन्हीं के ऊपर प्रवाल जीव अपने घरोंदों का निर्माण करते हैं। अतः चबूतरों की स्थिति समुद्र जल से 50 फैदम से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे चबूतरों पर प्रवाल जीवों का विकास तब तक होता रहता है जब तक प्रवाल भित्ति समुद्र के ऊपर नहीं उठ जाती। होता क्या है इसमें कि प्रवाल जीव, इनका ज़्यादा बड़ा लंबा जीवन नहीं होता, लेकिन ये अपनी रक्षा के लिए जो चूने का घोल या एक जो भित्ति या खोल जो तैयार करते हैं, उसके अंदर वो जीव अपनी इनकी मृत्यु होती रहती है, वो वहाँ पर जमा होते रहते हैं। धीरे 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 ये एक दूसरे के ऊपर जमा होते हुए नीचे जब 50 फैदम से ऊपर की तरफ से आते हैं तो समुद्र के बाहर भी ये निकल जाते हैं। आवश्यक दशाएं आपको बता दी गई है। अब ये जानना आवश्यक है कि प्रवाल भित्ति कितने प्रकार की होती है। प्रवाल भित्ति को आकृति तथा रचना की दृष्टि से 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है तटीय प्रवाल भित्ति, दूसरी अवरोधक प्रवाल भित्ति, तीसरी है वलयाकार प्रवाल भित्ति। तो इन तीनों की रचना और आकृति के आधार पर हम इन 3 प्रकार की प्रवाल भित्तियों में इनको हम विभाजित करते हैं। तटीय प्रवाल भित्ति का निर्माण किसी द्वीप या महाद्वीप के किनारे पर होता है, जो उसे तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। इस भित्ति का सागर की ओर वाला भाग खड़ा होता है तथा तेज ढाल वाला होता है। यहाँ डायग्राम के अंदर ये दिखाया गया है। प्रवाल भित्तियाँ यद्यपि स्थलीय भाग में सही रूप से निर्मित होती है, परंतु कभी कभी प्रवाल भित्तियाँ तथा स्थल भाग के बीच सकरा और उथला अनूप बन जाता है। इस अनूप में भोजन न मिलने के कारण प्रवाल जीवित अवस्था में नहीं रह सकते हैं। प्रवाल भित्तियाँ अधिकांशतः कम चौड़ी तथा सकड़े रूप में मिलती है। जिन स्थानों पर नदी सागर में प्रवेश करती है वहाँ पर तटीय प्रवाल भित्ति का निर्माण क्रम टूट जाता है, क्योंकि नदियाँ जो आती है उनके प्रवाह के कारण उसमें टूटन हो जाती है और वो टूटकर बिखर जाते हैं। तटीय प्रवाल भित्तियाँ दक्षिणी फ्लोरिडा, अंडमान निकोबार द्वीप के समीप अधिक पाई जाती हैं। दूसरे प्रकार की जो है वो है अवरोधक प्रवाल भित्ति। जब भित्ति का निर्माण सागरीय तट से कुछ दूर एवं उसके समानांतर होता है तो उसे अवरोधक प्रवाल भित्ति कहा जाता है। डायग्राम में ये दर्शाया गया है। इसमें ये समुद्र के किनारे से दूर उसके समानांतर इनका निर्माण होता है। ये भित्तियाँ तट से समांतर बहुत अधिक लंबाई में बनी हुई होती हैं। इन भित्तियों की चौड़ाई 300 मीटर तथा इससे भी अधिक हो सकती है। अवरोधक प्रवाल भित्तियों का निर्माण लगातार रूप में नहीं होता, बल्कि ये जगह जगह पर टूटी हुई होती हैं। इससे अनूप खुले सागर से जुड़ा रहता है। कभी कभी ये भित्ति के पास ही दूसरी भित्ति का निर्माण भी हो जाता है। जब प्रवाल भित्ति समुद्र के सतह से ऊपर उठ जाती है तो बाहर दिखाई देने लगती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इनके निर्माण के बाद समुद्र की गहराई अधिक हो जाती है। संसार में सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है वो है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे 1920 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। इस भित्ति का ऊपरी भाग सागर तट से 128 किमी तथा दक्षिणी भाग 12 किमी दूर है। यह भित्ति अनेक स्थानों पर टूटी हुई है और अधिकांश नीचे ज्वार के समय ही दिखाई देती है। न्यू कैलेडोनियन भित्ति इसका प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण उदाहरण है। तीसरे प्रकार की जो प्रवाल भित्ति है वो है वलयाकार प्रवाल भित्ति, या जिसे हम एटॉल के नाम से भी जानते हैं। जिस प्रवाल भित्ति की रचना अंडाकार या घोड़े की नाल के आकार की होती है उसे वलयाकार प्रवाल भित्ति के नाम से पुकारा जाता है।
इस प्रकार की भित्तियों की रचना प्रायद्वीपों के चारों ओर तथा जल में डूबे हुए पठार के ऊपर अंडाकार आकृति में होती है। वलयाकार प्रवाल भित्तियों की रचना क्रमबद्ध तरीके से नहीं होती है, बल्कि इनका कोई न कोई भाग खुला हुआ होता है, जिससे इनके बीच में अनूप का निर्माण होता है। इसके बीच बने हुए अनूप का संबंध समुद्र से जुड़ा रहता है, जिसे समुद्र का जल लगातार इस अनूप में पहुंचाता रहता है। वलयाकार प्रवाल भित्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बिकनी द्वीप है। इसके अलावा इस प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ लाल सागर, इंडोनेशिया सागर, ऑस्ट्रेलिया सागर, चीन सागर व एंटीलीज सागर में बहुत अधिक पाई जाती हैं। तो समझने वाली बात यह है कि प्रवाल एक जीव है, उसका जो खोल है वो भित्ति का निर्माण करता है। 3 प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ होती है उनकी आकृति और रचना के अनुसार: तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति और वलयाकार प्रवाल भित्ति। उनके लिए जो आवश्यक दशाएं हैं वो आपको बता दी गई हैं। इसके अलावा इस प्रवाल भित्तियों के निर्माण से संबंधित कुछ सिद्धांत भी दिए गए हैं। वैज्ञानिकों ने जो उनके निर्माण से संबंधित सिद्धांत दिए हैं उनमें चार्ल्स डार्विन का निमज्जन सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में सब्सिडेंस थ्योरी ऑफ चार्ल्स डार्विन के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो है डेली का हिमनद नियंत्रण सिद्धांत, ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी ऑफ डेली। चार्ल्स डार्विन का जो सिद्धांत है वो 19वीं सदी में विश्व के अनेक भागों की प्रवाल भित्तियों का विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात ये विख्यात हुआ, जिसे निमज्जन सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया। सर्वप्रथम इस सिद्धांत को 1837 में एवं बाद में महत्वपूर्ण संशोधन सहित 1842 में प्रस्तुत किया गया। डार्विन ने यह सिद्ध किया कि प्रवाल भित्तियों का विकास तो छिछले सागरों में ही होता है। इनका विकास द्वीप तथा महासागरीय तटों के निकट प्रारंभ होता है। बाद में ज्यों-ज्यों तटीय भाग डूबता जाता है एवं प्रवाल रचना के सागर तल के नीचे के भाग में जाते रहते हैं, से वहाँ ऊपरी प्रवाल का बाहर की ओर तेजी से निर्माण होता है। इस प्रकार भूमि के निमज्जन के कारण तथा सागर जल की निरंतर वृद्धि होने से सागर में ज्यों-ज्यों प्रवाल डूबते जाएंगे, जल में डूबे प्रवाल भित्ति को ऊपर की ओर बढ़ने के लिए चूना जो कि प्रवाल का भोजन है आसानी से मिलता जाएगा। अतः इसका निरंतर विकास होता रहेगा। अतः सर्वप्रथम तटवर्ती प्रवाल विकसित होते हैं। आगे का विशेष भाग डूबने के साथ साथ तटवर्ती प्रवाल का स्थान अवरोधक भित्ति ले लेती है। यदि निमज्जन की क्रिया जारी रही या सागर तल बढ़ता रहा तो इसके पश्चात वलयाकार प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। इस प्रकार निर्मित वलयाकार प्रवाल के मध्यवर्ती भाग में छिछली झील भी बन जाती है। एवं इसमें धीरे धीरे जीवों एवं अन्य प्रकार के अवशेषों के जमाव से ये लैगून भरने लगेगी और प्रवाल द्वीप कोरल आइलैंड भी विकसित हो जाते हैं। बाद में महान भूवैज्ञानिक डाना ने डार्विन के निमज्जन सिद्धांत का पक्ष लेते हुए कुछ प्रमाण भी प्रस्तुत किए। अतः इसे डार्विन एवं डाना का निमज्जन सिद्धांत भी कहते हैं। पूर्व के अंदर ये डार्विन के द्वारा प्रस्तुत किया गया, लेकिन उनके इसको समर्थन करते हुए साथ में डाना ने अपना नाम भी इस सिद्धांत के साथ जोड़ा, क्योंकि डार्विन की भांति डाना का भी मानना था कि भूतल की विविध गतियों में अवतलन या निमज्जन भी होता रहता है। इसी प्रभाव से ही मृत प्रवाल भित्तियाँ 60 मीटर से अधिक गहराई तथा 250 से 300 मीटर की गहराई तक भी पाई जाती है।